this lecture, as we discussed the overview of the income from other sources, और उसके बाद आज हमने जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 था, क्योंकि सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 के अंदर जो है लिस्ट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के अंदर जो है वो लिस्ट जो बनाई थी हमने, उसके अंदर आज हम फर्स्ट इनकम जो डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज टू बी dividend. So income specifically chargeable as income from other sources under section 56 subsection 2 के अंदर जो है. ओके, तो पहली इनकम जो डिविडेंड है, अब जनरली कहा जाता है कि डिविडेंड है क्या. कहते हैं कि जी डिविडेंड इज डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड, पेड बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. कहता है irrespective of the fact whether shares are held by the assessee as a investment or stock in trade. आप चाहे स्टॉक इन ट्रेड एज ए ट्रेडर हो या एज ए इन्वेस्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आपके द्वारा शेयर्स हेल्ड किए गए हैं और उसके ऊपर जो है अगर आपको कोई भी अमाउंट, चाहे वो डिक्लेयर किया जाता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे पे किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल होगा अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर. वैसे तो अगर मैं कहूं कि डेफिनेशन तो इसकी नहीं दी गई है, लेकिन जो डेफिनेशन दी गई है दैट इज ए इंक्लूसिव डेफिनेशन, एंड दैट इंक्लूसिव डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट. और अब इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो इसका मतलब कि व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज एक्सक्लूडेड. इसलिए this section signifies the scope of the dividend, कि what is the part of that income which is known as dividend. So amount treated as dividend depends on the amount of accumulated profits. बिल्कुल सही बात है कि accumulated profits अगर available है which are to be distributed by the company among the shareholders, this depends upon that which the company concerned making such payments or distribution possesses. ओके, तो अब हमारे पास यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या चीज होती है. देखिए, मैंने थोड़ा सा वैसे लिखा है आपके लिए. अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो कि लिक्विडेशन, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर लिक्विडेशन, देन ऑल प्रॉफिट्स up to the date of distribution or payment of the dividend. अभी तक आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और तब तक जितने भी प्रॉफिट्स आपने अक्यूमुलेट कर रखे हैं उन्हीं को हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलेंगे. अगर आप अंडर लिक्विडेशन है तो अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, ऑल प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन इज टू बी नोन एज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. और कंपनी भी जो है वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर ही डिविडेंड पे करती है. लेकिन अब यहां पे एक छोटा सा वैसे इंस्टांस बता रहा हूं कि सपोज यू आर ए इन्वेस्टर. अब मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टर हो या चाहे ट्रेडर हो, और अगर इन्वेस्टर हैं तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, लेकिन अगर ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने शेयर्स को बेचते हैं, खरीदते हैं. तो तभी मैंने आपसे ये पहले ही डिस्कस कर दिया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने जो एज एन एसएससी जो है आपने इनको एज ए इन्वेस्टमेंट रखा है, एज ए ट्रेडर रखा है, क्योंकि एज ए ट्रेडर जो है वो क्या होंगे, स्टॉक इन ट्रेड होंगे. ठीक है, तो मैं आपसे वैसे एक लेमैन की लैंग्वेज में, अब आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी में आपने क्या कर रखा है, शेयर्स परचेज कर रखे हैं. तो इसका मतलब है कि आप ए इन्वेस्टर जो है आप क्या बन गए, एज ए शेयर होल्डर बन गए. किस कंपनी के, इस कंपनी के. अब क्या है कि कंपनी के द्वारा बिजनेस किया जा रहा है, और बिजनेस करने के बाद आपके पास क्या आ गए, प्रॉफिट्स आ गए. और ये प्रॉफिट्स को आप, जैसे मैंने अभी आपसे डेफिनेशन में डिस्कस किया कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल डेफिनेशन कोई नहीं है, इसलिए मैंने कहा सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है. तो उसके बाद जो है वो शेयर्स, अब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया कंपनी ने उसके बेस के ऊपर बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट्स अर्न करे, प्रॉफिट्स अर्न के बाद वो जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और वो डिविडेंड जाकर के अल्टीमेटली किसके पास पहुंच गया, दोबारा से इन्वेस्टर के पास पहुंच गया.
तो ये जो शेयर्स हैं उनके ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा है, दैट इज टू बी नोन हियर एज एन डिविडेंड। बहुत बार डिस्कस किया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये यहां पे जरूरी था कि आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता। तो डिविडेंड इनकम रेफर्स टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी अर्निंग्स टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स यू ओन। अब यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपके पास शेयर्स भी होते हैं, स्टॉक भी हो सकते हैं, और या म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी आपको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। शेयर्स के ऊपर भी आपको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। बंडल ऑफ द शेयर्स को क्या बोलते हैं हम? स्टॉक बोलते हैं। तो उनके ऊपर भी आपको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। और रिटर्न कौन देगी? कंपनी देगी। कंपनी कब देगी? जब वो अर्न करेगी। अर्न करेगी तो प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट्स को उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो ऑनर हैं और शेयर होल्डर्स, बड़ा मालिक, छोटा मालिक, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो फॉर्म प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर को, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो भी मैंने कहा डिविडेंड की कोई डेफिनेशन आपको वैसे नहीं दी गई है, सिर्फ इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा आप प्रोएक्टिव अप्रोच करें, क्योंकि हमें तो 1920 की तरफ ही चलना पड़ेगा, 2021। जनरली क्या था कि 1920 में इनकम ये एग्जम्प्ट भी थी और टैक्सेबल भी थी, और कंपनी जो था उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती थी, डीडीटी जिसको बोलते हैं। लेकिन 2021 में अब जो है कंपनी हैज नॉट टू पे द टैक्सेबल, और ये जो है अब सीधा टैक्सेबल ही होगा शेयर होल्डर के हाथ में। ये थोड़ी सी चेंज हुई है, तो थोड़ी क्या बहुत ज्यादा चेंज है एक तरह से। तो जैसे मैंने कहा सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में इसको हम बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड भी बोल सकते हैं, या व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डिविडेंड, जिसको मैंने कहा इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 से सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A से लेकर के E तक जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दैट इज कवर्ड अंडर डीम्ड डिविडेंड, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, जिसको मैंने कहा सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द एक्ट कंटेन्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए क्या है, वैसे तो आप भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ी सी बातें डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट बहुत डीप चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करता हूं। जिसमें मैंने कहा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A में डिस्ट्रीब्यूशन एंटेलिंग रिलीज ऑफ द एसेट्स। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी कंपनी के द्वारा अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो कैपिटल है, वो वेदर दे आर कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, दीज आर टू बी ट्रीटेड एज ए डिविडेंड। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन क्या है कि दैट डिस्ट्रीब्यूशन इंटेल्स रिलीज ऑफ द एसेट्स। अब रिलीज बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर्स एनी पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी का मतलब क्या हुआ? रिलीज और पार्ट ऑफ द एसेट्स का मतलब है कि अब जैसे मान लीजिए कि शेयर होल्डर को आप बोनस शेयर दे रहे हैं, ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। आप कहां पढ़ा था हमने जी? इश्यू ऑफ द शेयर्स। अगर आपको इसके बारे में नहीं है तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वीडियो लेक्चर में जा सकते हैं। अच्छा, जब बोनस शेयर्स हैं तो पैसा कौन देगी? कंपनी देगी, और आपके हाथ में तो वो फ्री आ रहा है। लेकिन अगर आपको बोनस शेयर एज इक्विटी शेयर्स दे दिए तो क्या होगा? तो क्या होगा जी? रिलीज ऑफ एसेट्स होगा ही नहीं, मतलब ना तो कैश या बैंक जो बाहर जाएगा नहीं, किसके पास रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर, और वो रिडीम भी नहीं होगा। तो रिडीम नहीं होगा, तो इसलिए जो बोनस शेयर्स एज ए डिविडेंड दिए जाते हैं, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22A। द रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज इट इज नॉट एंटेलिंग द रिलीज ऑफ द एसेट्स। लेकिन अगर आप बोनस शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देते हैं तो सिंपल सी बात है कि वो रिडीमेबल। तो जब रिडम्पशन होगी बोनस शेयर्स की तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ द एसेट्स हो जाएगा। सो हेंस द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स व्हिच इज एंटेलिंग द रिलीज ऑफ द कंपनीज एसेट्स। तो उस केस में जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर होती है ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो दैट इज टू बी ट्रीटेड हियर एज ए डिविडेंड ऑन दैट पार्टिकुलर डे, राइट? अच्छा, उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन और डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। अब देखिए, अगर आपने डिवेंचर्स, अब आपने डिविडेंड की जगह पे क्या दे दिया शेयर होल्डर को? कंपनी के डिवेंचर दे दिया, डिवेंचर स्टॉक दे दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिया इन एनी फॉर्म, चाहे वो विद है और विदाउट इंटरेस्ट है।
अब अगर मान लीजिए एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर और शेयर बाय वे ऑफ बोनस, तो जितना उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, चाहे वो कैपिटलाइज है कैपिटलाइज नहीं है, दैट इज टू बी नोन हियर एज ए डिविडेंड। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वे डिवेंचर्स भी क्या होते हैं? रिडीमेबल होते हैं। डिवेंचर स्टॉक भी क्या होता है? रिडीमेबल होता है। डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी क्या होता है? रिडीमेबल होते हैं। कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो रिलीज हो, आज नहीं हुआ लेकिन कल को तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट करने पड़ेंगे, इसलिए क्या होगा? रिलीज ऑफ एसेट्स। कैश या बैंक वापस देना पड़ेगा ना, लेकिन बोनस शेयर्स अगर इक्विटी शेयर्स को दिए जाते हैं, दैट डजंट कंटेन द रिलीज ऑफ द एसेट्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट। उसी तरह सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सी के अंडर जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन लिक्विडेशन। अब यहां क्या है कि जब भी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी है, उसकी जो लिक्विडेशन के टाइम में है, जितने भी उसके पास प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं इमीडिएटली बिफोर द लिक्विडेशन, चाहे वो कैपिटलाइज्ड है चाहे नहीं है, अगर वो बांटे जाते हैं तो दैट इज आल्सो टू बी ट्रीटेड हियर एज ए डिविडेंड। सो इसका मतलब है कि वट एवर द अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द लिक्विडेटर विद रेफरेंस टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इज टैक्सेबल एज डिविडेंड। इसलिए जो भी अमाउंट लिक्विडेटर से विद रेफरेंस टू कैपिटल है उसको तो नहीं माना जाता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मेड आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन इज आल्सो नॉट ट्रीटेड एज ए डिविडेंड। सिर्फ डिविडेंड तभी माना जाएगा जब वो लिक्विडेशन के टाइम में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22D डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। अब देखिए, जब भी कंपनी कहां पढ़ा था हमने? ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में। अब एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑन द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल, इसका मतलब है कि कोई भी पेमेंट कंपनी के द्वारा उसके शेयर होल्डर्स को दी जाती है। जब शेयर होल्डर्स को दी जा रही है तो इट मींस दैट इज टू बी नोन हियर एज अ रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर 8 रुपए या 2 रुपए वापिस किए जा रहे हैं, सो दैट इज नोन एज अ रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। और उस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स किया जाता है इज आल्सो टू बी टेकन हियर एज ए डिविडेंड। लेकिन अब ये जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E है, अगर आप देखें यहां डिस्ट्रीब्यूशन 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 डिस्ट्रीब्यूशन, यहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहां कह रहा है एडवांस और लोन टू ए शेयर होल्डर और कंसर्न, इसलिए ये इंटायरली डिफरेंट है। अगर ये इंटायरली डिफरेंट है इसलिए इसकी ट्रीटमेंट भी क्या की जाती है? इंटायरली डिफरेंटली की जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी है, उसने एज ए एडवांस एज ए लोन जो है जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो अगर दे दिया गया है तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज ए डिविडेंड। लेकिन किसको दिया जाएगा? उसी शेयर होल्डर को दिया जाएगा बीइंग ए पर्सन हु इज हैविंग ए बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर्स। 10% से शेयर्स से कम नहीं होने चाहिए या वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा कंसर्न है, कंपनी नहीं है, तो उस पर्सन का जो है, पार्टनर का या पर्सन का या मेंबर का, उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि 20% उसका प्रॉफिट में उसका हिस्सा होना चाहिए। इसलिए जो पेमेंट्स मेड ऑन बिहाफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स आर आल्सो टू बी कवर्ड अंडर दिस क्लॉज। तो तभी मैं आपसे कह रहा था कि सिर्फ 2% की बात मैंने करी कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होना चाहिए। तो ये मैंने 3 बातें आपके साथ शेयर करी। सो एक तरह से कहूं मैं तो दीज आर द लोन्स टू द शेयर होल्डर्स। अगर आप बोलें कि एज यूजुअल कोई लोन वैसे दिया जा रहा है तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर हियर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से ही अगर आप उसको एज ए लोन और एडवांस बांटा जा रहा है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के अंदर जो है दैट इज टू बी नोन हियर एज ए डिविडेंड। तो मुझे लगता है कि ये डीम डिविडेंड जो इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी थी वो भी अब आपको पता चल गया, और जो एक नॉर्मल डिविडेंड होता है वो उसका भी पता चल गया। देखिए, अब मैं थोड़ा सा फिर और रिवीजन कर देता हूं डीम डिविडेंड के साथ ही। नॉर्मल डिविडेंड क्या होता है जी? जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो उस टाइम उसको क्या कर दिया जाता है? डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जी इसको कब डिविडेंड माना जाए, कौन से प्रीवियस ईयर में डिविडेंड माना जाए? तो मैं आपको बता दूं, अगर वो नॉर्मल डिविडेंड होगा तो एनुअल जनरल मीटिंग में सिर्फ डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो जब डिक्लेयर होगा तो उस टाइम उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इंटीरियम डिविडेंड है, अब इंटीरियम डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दे दिया जाता है। अब उसमें आखिरी मोहर जो है किसकी लगेगी? एजीएम की लगेगी। लेकिन इसलिए उससे पहले उसको क्या दे दिए जाते हैं? डिविडेंड वारंट्स दे दिए जाते हैं। डिविडेंड वारंट्स आर इश्यूड, पेपर्स बांट दिया जाता है
तो उस केस में क्या होता है, अवेलेबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स, वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो जब अवेलेबल करवा दिया जाता है तो उसी टाइम उसको क्या मान लिया जाता है, दैट इज टू बी टेकन हियर एज ए डिविडेंड। और तीसरा मेरे पास डीम्ड डिविडेंड। अब तो आपको बात क्लियर होगी डीम्ड डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट पेड विच एवर इज अर्लियर। तो अब अगर मेरे पास मान लो 3 वर्ड्स आ जाते हैं, एक डिक्लेयर्ड आ जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाता है, या पेड आता है, तो इन तीनों में से अब आप देख लीजिए, यहां सिर्फ डिक्लेयर है, यहां भी डिक्लेयर है, और यहां पे डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड है। तो इन तीनों में से जो पहले होगा, जो भी डेट पहले होगी, उस डेट को ये मान लिया जाएगा कि दिस इज टू बी नोन हियर एज ए डिविडेंड, और वो ये जो डेट है किस प्रीवियस ईयर में फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स कर दिया जाएगा, उस ईयर की इनकम में उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है जी बात। तो अब मुझे लगता है कि अभी आपको जो है एक तरह से डिविडेंड का मीनिंग क्लियर हो गया कि डिविडेंड होता क्या है। होता कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इनकम टैक्स में सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए टू ई की बात है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा आगे जाकर के आप देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट में डिफरेंस है, इसलिए हमने आपको डीम्ड डिविडेंड के बारे में भी बता दिया। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है जी, टैक्सेबिलिटी के ऊपर है। ओके, सो द टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम। अब देखिए डिविडेंड हमें कहां से मिल सकता है। डिविडेंड तो सर फॉरेन कंपनी से मिल सकता है, डिविडेंड तो डोमेस्टिक कंपनी से मिल सकता है, इंडियन कंपनी से भी मिल सकता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी से भी मिल सकता है। तो कहां से शुरुआत करें, चलिए शुरुआत हम करते हैं फॉरेन कंपनी से। ठीक है जी। अब यू नो बेटर अबाउट द इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आपने कंपनीज एक्ट पढ़ के रखा हुआ है, तो वहां आपको पूरी डिटेल में डिस्कशन है, क्योंकि हमारा फोकस जो है कंपनी लॉ नहीं है, हमारा फोकस यहाँ इनकम टैक्स है, इसलिए हमें इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि यू नो बेटर अबाउट द फॉरेन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी। तो देखिए फॉरेन कंपनी के केस में अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको ये टैक्सेबिलिटी की बात करूं, तो इस केस में क्या होता है कि देयर इज नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O के अंदर। आप शायद जानते होंगे कि ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है वो क्या होता है। सर हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा है इक्विटी इशू ऑफ द शेयर्स में कि जब कंपनी जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस जो टैक्स होता है वो भी कंपनी को ही पे करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख के डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो 1 लाख का डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाएगा तो ये नहीं है कि जी अब इसके ऊपर जो है पहले डीडीटी माइनस कर लो, मान लो 10,000 रुपए डीडीटी जो है 10% के हिसाब से, अब 90,000 जो है वो शेयर होल्डर में बांट दो। नहीं, 1 लाख रुपए शेयर होल्डर के पास ही जाएगा। अगर उसके ऊपर जो 10,000 रुपए का डीडीटी है उसका प्रोविजन कंपनी खुद करती है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, तो इसको बोलते हैं। और ये किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये डीडीटी जो है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे इट। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये 1 लाख से माइनस करने के बाद डिविडेंड, नहीं, ये अलग से पे किया जाता है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी है तो कंपनी के द्वारा देयर इज नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जब भी फॉरेन कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या डिस्ट्रीब्यूट करेगी या पे करेगी विच एवर इज अर्लियर, तो सेक्शन 110 के अंदर जो है, जैसे सेक्शन 115O में दे रखा है कि देयर वुड बी ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो इसलिए फॉरेन कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे डिविडेंड टैक्स, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। हाँ जी, यह बात मेरे को लगता है अब माइंड में रहेगी। ओके, अब मैं ऐसा करता हूं कि क्योंकि हमने रेजिडेंशियल स्टेटस भी डिस्कस किए हैं, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ इसको मिक्स करके जो है थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है, ये नॉन रेजिडेंट है। अब यहां इसको हम डिफरेंट पर्सन को एज ए शेयर होल्डर मानेंगे, लेकिन शेयर होल्डर में यहां हमारे पास कौन सा है, ये इंडिविजुअल के पास है। अगर वो इंडिविजुअल है और साथ में क्या है, नॉन रेजिडेंट। अब आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़े हैं, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो अगर वो नॉन रेजिडेंट है और इफ मिस्टर ए इज रिसीविंग द डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी, देन इट इज टैक्सेबल इन इंडिया इन हिज हेड। ठीक है जी। लेकिन इफ इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो फॉरेन कंपनी है और रिसीव भी आउटसाइड कर दिया है, रेजिडेंशियल स्टेटस उसका नॉन रेजिडेंट का है, देन इट इज नॉट टू बी टैक्सेबल इन इंडिया। आपको याद हो गया, हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ा था, स्कोप ऑफ द टैक्स पढ़ा था।
ओके, अब उसके बाद चलते हैं कि अब मान लीजिए कि मिस्टर ए नहीं, अब ये ए लिमिटेड है, यानी कि इंडियन कंपनी है। और इंडियन कंपनी में आपको पता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस दो ही होते हैं, या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। उसमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट की का क्वेश्चन राइज नहीं होता। रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होती है। तो ए लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है वो शेयर होल्डर है, उसके द्वारा फॉरेन कंपनी के उसने शेयर्स खरीद के रखे हैं और उनके ऊपर उसको क्या मिल जाता है, डिविडेंड। तो फॉरेन कंपनी के द्वारा अब डिविडेंड किसको दिया जा रहा है, ए लिमिटेड को, जो कि इंडियन कंपनी है। उसकी इनकम मानी गई, और मानी गई तो उस केस में अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट का है देन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। वैसे भी आपको पता है कि रेजिडेंट के केस में जो है दैट इज टैक्सेबल। अब उसके बाद अब क्या हुआ, ये डिविडेंड भी कौन डिक्लेयर कर रहा है, फॉरेन कंपनी, और रिसीव भी कौन कर रहा है, फॉरेन कंपनी है। तो दिस इज ए बी लिमिटेड एंड नाउ द डिविडेंड इज बीइंग रिसीव्ड बाय द फॉरेन कंपनी। तो अगर तो इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया तो नेचुरली सोर्स ऑफ इनकम चाहे जहां मर्जी हो, इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये भी क्या हो जाएगा जी, टैक्सेबल हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ डिविडेंड डिक्लेयर भी फॉरेन कंपनी कर रही है और लेने वाला भी कौन है, फॉरेन कंपनी है, एंड दैट इज आल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, देन इट इज नॉट टैक्सेबल, देन इट इज नॉट टैक्सेबल। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अब ये मिस्टर ए है, और ये जो मिस्टर ए है उसका स्टेटस है अब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पहले क्या था, नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ROR है, तो उसके हाथ में तो ऑलवेज टैक्सेबल होगा, चाहे वो फॉरेन में रिसीव करे, चाहे यहां करे, चाहे फॉरेन कंपनी में रिसीव करे, क्योंकि आपको पता है कि 3 में रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, और उस केस में रेजिडेंट के केस में तो सारी की सारी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। ठीक है जी, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज अ रीजन दैट व्हाई इट इज टू बी टैक्सेबल। हाँ, अब इसका मतलब है कि देयर इज नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 और क्लॉज 34 के अंदर जो है, इसको क्लॉज पढ़ते हैं 34, सबसेक्शन नहीं पढ़ते, सेक्शन 2, और वहां भी क्लॉज पढ़ते हैं 22, और यहां भी ये पढ़ते हैं। तो नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34 टू डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। सेक्शन 34 के अंडर जो है फॉरेन कंपनी के द्वारा, इन सबके द्वारा कोई भी डिविडेंड अगर रिसीव किया जा रहा है, वैसे तो वो इंडिविजुअल के लिए, देन इट इज नॉट टू बी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के अंदर। देखिए अब मैं इसको क्योंकि अब आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट समझाना है, इसलिए मैं आपसे अब इसके बारे में बात करता हूं। मान लेता हूं कि ये एक फॉरेन कंपनी है, पहला केस डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज डिविडेंड टू मिस्टर ए हु इज एन इंडियन, और जिसका फॉरेन कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है वो 51% है। तो मालिक समझो एक तरह से, ठीक है जी। उसकी जो डिविडेंड की इनकम आ रही है वो है मान लो 40 लाख, और उसके जो एक्सपेंसेस अलाउड हैं वो 10 लाख। अब आपको बता दूं, मैं सेक्शन 57 में हमने आपसे डिस्कस किया था 56 के बाद, कि इसके अंदर जो है वो अलाउएबल एक्सपेंसेस, तो मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं कि डिविडेंड को अर्न करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं तो वो उसमें से लेस होते हैं, वो अलाउएबल एक्सपेंस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सिंपल सी बात है कि उसने क्या किया होगा, लोन लेकर के शेयर्स खरीदे होंगे, और जब लोन लेकर के शेयर्स खरीदे होंगे तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट दे रहा होगा, और वो इंटरेस्ट जो है वो दैट इज टू बी नोन हियर एज एन अलाउएबल एक्सपेंस। मान लो 10 लाख रुपए जो है, तो ये दिस इज अंडर सेक्शन 57, जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसकी इनकम कितनी होगी जी, 30 लाख। अगर 30 लाख रुपीज उसकी इनकम है, और वो मिस्टर ए क्या है, इंडियन है, तो अभी भी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा दैट इज स्लैब रेट। तो स्लैब रेट यू नो बेटर कि 2.5 लाख तक ये होगा, 2.5 से 5 लाख ये है, 5 लाख 1 से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर जो है वो क्या होगा, वो जो हम कैपिटल गेन में भी यूज करते रहे, सो उसके ऊपर इसको टैक्स रेट लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए, एक डिविडेंड दिया जा रहा है ए लिमिटेड को, जो कि इंडियन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और जिसमें उसने कितनी होल्डिंग रखी है, 15% होल्डिंग है। ये इंडिविजुअल था, अब ये कौन है, इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी के द्वारा फॉरेन कंपनी में कितनी परसेंट होल्डिंग है, 15% होल्डिंग है। अब इसकी जो डिविडेंड की इनकम है वो है 40 लाख, और उसने भी एक्सपेंसेस जो अलाउ कर रखे हैं 10 लाख, और इनकम कितनी होगी जी, 30 लाख रुपए।
और आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो 30% है। अब बताओ जी, ये इसी गवर्नमेंट का काम नहीं है, पीछे वाली गवर्नमेंट का भी यही हाल था। अब आप बताओ कि एक जो इंडियन कंपनी है वो फॉरेन कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेगी? अब फॉरेन कंपनी अगर शेयर्स खरीदती है, वो अगर कुछ अर्न करती है तो उसकी गुडविल बनती है, तो आपकी भी गुडविल बनती है, आपकी वैल्यू बनती है, आपका नेटवर्थ इंक्रीज होगा। आपका नेटवर्थ इंक्रीज होगा तो आपको भी डिविडेंड की इनकम होगी, आपका भी नाम होगा। लेकिन अब आप बताओ, ऐसी इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में एक तो इन्वेस्ट क्यों करेगी? अच्छा, अगर मान लो इन्वेस्ट करेगी भी करेगी तो इंडिया क्यों लाएगी? क्योंकि इंडिया में जो टैक्स का रेट है वो कितना है? 30% है। अब 100 रुपए अर्न करो, 30 रुपए गवर्नमेंट को दे दो। तो इस तरह से क्या हुआ कि, और होल्डिंग कितनी है? 15%। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो किसके आगे झुकती हैं? सिर्फ झुकती हैं तो कॉर्पोरेट हाउसेस के आगे झुकती हैं। अब मान लीजिए कि ये कॉर्पोरेट हाउसेस वाले जो हैं वो बजट से पहले गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं। वो कहते हैं ये देखो जी, अब आप बताओ कि आपने हमें, अगर हम फॉरेन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है, और वो डिविडेंड अगर हम इंडिया में लेके आते हैं तो इंडिया में तो आप सीधा टैक्स कितना ले लेते हैं? 30%। हम क्यों लेके आए हैं आपके लिए? तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्या किया जाए। मीटिंग कॉल की गई, तो मीटिंग कॉल की तो उन्होंने सजेशन दी होगी कि आप ऐसा करिए, इसको आधा कर दीजिएगा। वो कहते आधा कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं कि झुकेगी कैसे, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर कॉर्पोरेट हाउसेस ने बोला कि लो जी 1 करोड़ रुपए फलां पार्टी फलां पार्टी फलां पार्टी फलां पार्टी, तो बताइए वो डिसीजन किसके फेवर में करेगी? उन्हीं के फेवर में करेगी ना, कॉर्पोरेट हाउसेस में। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि क्या डिसीजन हुआ। जस्ट एक विंडो ड्रेसिंग, क्योंकि आम आदमी को ये समझ नहीं आता, हेडलाइन बन जाती है लेकिन ये चीजें कहीं भी कोई डिस्कस नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि ये डिविडेंड है और ये बी लिमिटेड को दिया जा रहा है और वो इंडियन कंपनी है, उसमें भी 40 लाख रुपए डिविडेंड है, लेकिन यहां पे जो एक्सपेंसेस हैं उन्होंने अलाउ नहीं कर रखे हैं। जो एक्सपेंसेस अर्न इसको इनकम को अर्न करने के लिए दैट इज नॉट अलाउड। तो अब उन्होंने कहा कि ये लोग देखो, अब देखिए कैसे कन्विंस किया है, और गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा आप भी फायदा लो, हम भी फायदा लेते हैं, आधा टैक्स, आधा आप खाओ आधा हम खाते हैं। तो देखिए अब आपके सामने ही सेक्शन कौन सी आ गई, 115 BBD जो है वो इंसर्ट कर दी गई। मैं एक आम आदमी की तरह से आपसे बात कर रहा हूं। अब 40 लाख रुपए की इनकम उसके पास आ गई। उसने कहा जी आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा कितना? 15%। लो जी 30% है, यहां 15%, लेकिन 10 लाख रुपए की आपको अलाउबल एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन साथ में उसने कंडीशन क्या लगा दी एक, कि भैया आपकी जो इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी में आपकी होल्डिंग जो है वो 26% या 26% से ज्यादा होनी चाहिए। लो जी, बस इतनी सी कंडीशन लगा दी। इसके बेचारे के पास कितनी थी? 15%। जिसके पास 15% है वो 30% थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इस कंपनी के पास कितनी डिविडेंड है? 30% है। जब 30% है इसका मतलब 26% से ज्यादा की है। जब 26% के ज्यादा है तो टैक्स रेट कितना हो गया? 15%। वैसे भी आपको मैं बता दूं, कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो 25-30% से कम जो है उसने इन्वेस्ट करके रखा होगा? सारा होगा। तो आई वॉश है, तो क्या हुआ, पहले जो था वो कितना था? 30% था। सिर्फ क्या इंट्रोड्यूस कराया? 26%, और लोगों को बता दिया कि लो जी इनका टैक्स रेट कितना कर दिया? आधा कर दिया। झुका दी ना गवर्नमेंट, किसने? कॉर्पोरेट हाउसेस ने। जब झुका दी तो टैक्स रेट कितना हो गया? 15%। बात समझ आ रही है? तो देखिए अब क्या हुआ, अगर डिविडेंड एक इंडियन फॉरेन कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जा रहा है एक रेजिडेंट को, तो उसके इसमें जो टैक्स रेट लगेंगे वो स्लैब रेट। अब देखिए स्लैब रेट में हाईएस्ट रेट कितना होता है? 3%। बेचारा लुटाना है। दूसरी तरफ अगर वो डिविडेंड है और इंडियन कंपनी है लेकिन उसकी शेयर होल्डिंग जो है वो 15% से कम है, तो उस केस में जो है वो टैक्स रेट कितना लगेगा? 30%। निचोड़ दिया बेचारा। तो कंपनीज नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने कन्विंस किया और गवर्नमेंट से देखो रिलैक्सेशन ले ली। क्या ले ली? इंडियन कंपनी शेयर होल्डिंग कितनी होगी जी? 26% से ज्यादा होनी चाहिए। तो रिसर्च का टॉपिक बनता है कि क्या इसके बाद जो है वो टैक्स रेट लेकर के बाद कंपनी की होल्डिंग जो है इंक्रीज हुई कि नहीं, और कितनी कंपनी जो है वो एज ए डिविडेंड जो है वो इंडिया में लेके आई, जो दैट इज अनदर इशू, बट मैं आपका लॉजिक बता रहा हूं। तो अब क्या है, पता नहीं अब आपको ये बात समझ आई, लेकिन अब जो टेक्स्ट है उसके साथ मिलाते हैं कि उसमें क्या लिखा है। वो कहता है टैक्सेशन ऑफ सर्टन फॉरेन डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%, सेक्शन 115 BBD। ये बात की मैंने, क्या कह रहा है
This section 115D provides that where total income of an Indian company includes any dividend income received from a foreign specified company, then such dividend shall be taxable at the rate of 15%. ये बात समझाई जी मैंने आपको, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। ओके, दूसरा है नो एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिविडेंड शैल बी अलाउड। लो जी, हमने कहा नहीं मिलेगा जी, उसने बोला कोई बात नहीं, अंडर द एक्ट। और तीसरी, इनकम अदर देन फॉरेन डिविडेंड एज स्पेसिफाइड अबव शैल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। जो इसमें कवर नहीं होता है तो उस केस में क्या था, अगर कंपनी थी तो नॉर्मल रेट कितना था, 30%, जो आम लगता है, और अगर इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर क्या लगता है, स्लैब रेट लगेगा। यही बात करी उसने। अब स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉरेन कंपनी इन विच द इंडियन कंपनी होल्ड्स 26% और मोर इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। लो जी, यही बात करी हमने 26% की। तो ये थ्योरी पढ़ना ज्यादा टफ लग रहा है, रादर कि अगर हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो आई थिंक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये था जी हमारे पास एक टैक्सेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड कंपनी, जिसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ गया होगा इसके बाद। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी कहां पे, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, राइट। ओके जी, अब डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अब ये है हमारे पास डोमेस्टिक कंपनी। जैसे मैंने कोई कंपनी है, जैसे इंडिया वर्ल्ड लिखा हुआ है तो इनमें इंडियन कंपनी, और ये है हमारे शेयर होल्डर जिसको हम स्पेसिफाइड एसएससी भी बोल सकते हैं। ये तो मैंने इंडिविजुअल बनाया, कुछ और भी हो सकते हैं स्पेसिफाइड एसएससी, क्योंकि यू नो बेटर अबाउट दिस कि अब शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा वो। ओके, अब ये हमारे पास ये डोमेस्टिक कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा एक दिया जा रहा है नॉर्मल डिविडेंड। हाँ जी, ये देखिए, ये डिविडेंड्स आपसे साथ शेयर किए मैंने, नॉर्मल इंटीरियम डिविडेंड। अब यहां पे देखिए, हम वहां पे कोई फॉरेन कंपनी के केस में कोई डिस्कशन नहीं थी इसके बारे में। ये है मेरा नॉर्मल डिविडेंड, जिसमें हमारे पास क्या है, इंटीरियम डिविडेंड है, ये फाइनल डिविडेंड, दोनों इंक्लूड है, प्लस कौन सा आ गया जी, डीम डिविडेंड। अब डीम डिविडेंड में कौन कौन से है जी, एक तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 ए बी सी और डी। ई को मैंने थोड़ा सा गैप के बाद लिखा है, क्यों लिखा है इसके पीछे इसका रीजन है। अब अगर आप देखें तो ये शेयर होल्डर के हाथ में, अब यहां पे सबसे पहले तो क्या है, सेक्शन 115 ओ के अंडर जब भी डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा नॉर्मल डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड और डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन ए टू डी जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो उस केस में कंपनी को सेक्शन 115 ओ के अंडर जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%। अगर 15% टैक्स देना पड़ेगा तो नेचुरली जब आप उसकी इनकम कैलकुलेट करोगे तो उसकी ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी, ग्रॉसिंग अप इज रिक्वायर्ड। हाँ, उसके ऊपर सरचार्ज आपका कितना है, 12% है, और सेस जो है वो कितना है, 4% है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो उस केस में इफेक्टिव रेट एक तरह से कितना हो जाएगा, 20.5% हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे किस इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखिए जी, 15% अगर आप कैलकुलेट करें तो 0.15 आएगा। 0.15 में अगर इसका 12% कैलकुलेट करो तो यहां आएगा, उसके बाद उसका 4% कैलकुलेट करोगे तो यहां आएगा, और इनका जो फिगर आएगी वो उसको इसमें अगर आप करेंगे तो ये फिगर आपकी तरह 5.5% के करीब आती है, और 15 में ऐड करोगे तो इफेक्टिव रेट कितना होगा, 20.5%। ध्यान रखना, स्टूडेंट 15/100 करता है, ये नहीं करना है आपने, क्योंकि आपकी पॉकेट में कितना जा रहा है। अगर आपको क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है कंपनी ले रही है ना, कंपनी जो है वो पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के पास तो चाहे वो 100 रुपीज जा रहा है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया जी, 20.5%। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि व्हाट इज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि शेयर होल्डर के बिहाफ के ऊपर जो है वो कंपनी पे करती है आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में क्या है जी, अब शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है जी, डिविडेंड मिल रहा है। कौन सा डिविडेंड मिल रहा है, नॉर्मल, इंटीरियम और डीम डिविडेंड
अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ए टू डी के अंदर मिल रहा है। तो उस केस में 10 लाख रुपए तक वो एग्जम्प्ट होगी। यानी कि अगर आपको डिविडेंड जो है वो 10 लाख, मान लो कि 12 लाख रुपए मिल गया, तो 12 लाख में से 10 लाख तो सीधा एग्जम्प्ट है, और बाकी जो 2 लाख बच गया, जो एक्सेस बचा, उसके ऊपर लगेगा 10%। आ गया जी वो स्पेशल रेट। कैपिटल गेन में स्पेशल रेट पड़े थे, और एक ये मैं आपको डिविडेंड में बता रहा हूं स्पेशल रेट। अब वहां का वो 115 BBDA के अंदर है। किस सेक्शन के अंदर है जी? 115 BBDA के अंदर जो है यहां पे वो टैक्सेबल होगा। और अभी हमने फॉरेन कंपनी में कौन सा पढ़ा जी? 115 BBD, इसके साथ ए लग गया। जो एक्सेस होगा उसके ऊपर 10% जो है वो टैक्स लगेगा। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो अब 2 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से जो लायबिलिटी बनेगी दैट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी। लेकिन यहां पे एक बात है कि डीडीटी जो है वो पे किया जाएगा जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होगा, तो उसकी ग्रॉसिंग अप करनी है। ग्रॉसिंग अप इज रिक्वायर्ड, बस इतनी सी बात है। लेकिन अब अगर मान लो आपका जो डीम्ड डिविडेंड है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ई के अंदर, तो क्या होगा जी? तो उसमें भी सेक्शन 115O के अंदर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है दैट इज 30%, और प्लस सरचार्ज कितना है? 12%। हायर एंड एजुकेशन सेस कितना है जी? 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? 4%। ठीक है जी। तो ये भी इफेक्टिव रेट आपका देखिए डबल हो जाएगा, क्योंकि 15% के ऊपर जो है वो 5.5 आ जाता है, तो ये एक तरह से ये 31.1% के करीब चला जाएगा। लेकिन अब देखो कितना फर्क है, यहां डीडीटी 15% और यहां पे डीडीटी जो है वो 30%। हद कर दी, 30% कंपनी ही पे करेगी। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो 10 लाख की जो कंडीशन यहां पे थी वो अप्लाई नहीं होगा, और ये सीधी एग्जम्प्ट हो जाएगी। अरे एग्जम्प्ट होनी ही है, क्यों होगी? क्योंकि यहां पे सीधा 30% कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है, तो गवर्नमेंट को तो नहीं कोई घाटा हो रहा है, वो तो अपना ले रही है। यहां पे क्या है, अगर देखें अगर आप तो 20% ये है और 10% ये भी एक तरह से 30% ही बनता है, तो एक तरह से हाँ जी। अब बात क्लियर होगी। यहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना है? 15%। यहां कितना होगा? 30%। लेकिन यहां पे क्या है, एग्जम्पशन जो 10 लाख की एग्जम्पशन है वो सारा अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, लेकिन 10 लाख वाली जो कंडीशन थी 10 लाख तक वो अप्लाई नहीं होगी। ये बात आप तो यहां तक क्लियर होगी? ओके। तो देखिए अब यहां पे जो एक लैंग्वेज थी वो क्या थी, मैं आपको ये समझा पाया कि नहीं। टैक्स ऑन सर्टेन डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 115 BBDA, ये बातें आपको वहां लिखी होंगी। वेयर द टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 10 लाख बाय वे ऑफ डिविडेंड एक्सेप्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज ई। नहीं तो रट्टा मारना पड़ता है। 10 लाख से ज्यादा है और साथ में जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22E की इनकम नहीं है, डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर पेड बाय ए डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है जी। देन डिविडेंड इज इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। लो जी, ये बात आपसे डिस्कस हो गई। ये बात हाँ, स्पेसिफाइड एसएससी कौन है वो मैं आपसे बात कर लूंगा। नो डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस और सेट ऑफ लॉस शैल बी अलाउड टू द एसएससी। जैसे हमने क्या किया था वहां एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंडिचर पीछे जो फॉरेन कंपनी के केस में एक्सपेंसेस लगाए जाते थे उस इनकम को अर्न करने के लिए, उनको हम लेस करते थे, लेकिन यहां पे वो लेस नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन, स्पेसिफाइड एसएससी अदर देन, कौन होगा? अदर देन डोमेस्टिक कंपनी नहीं होगी। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और 12A वो नहीं होगा। और फंड, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एज रेफर्ड, जो हमने एग्जामिशन में पढ़ा था सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C 4, 5, 6, 7, क्योंकि वहां उनकी एग्जामिशन एप्लीकेबल है इसलिए उनको यहां इंक्लूड नहीं किया। इनको छोड़ करके कोई भी एसएससी जो है वो स्पेसिफाइड एसएससी माना जाएगा जो कि शेयर होल्डर हो, और उसके द्वारा जो है वो डिविडेंड रिसीव होना चाहिए। किससे? डोमेस्टिक कंपनी के केस से, और ये वाली उसकी टैक्स ट्रीटमेंट होगी। तो चलिए सबसे पहले आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करते हैं।
देखिए एक्स लिमिटेड है और ये डोमेस्टिक कंपनी है, उसके द्वारा डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E के अंदर दिया जा रहा है 15 लाख रुपए का। तो मिस्टर ए जो है वो शेयर होल्डर हैं। तो अभी हमने बात करी दिस इज फुली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, फुल अमाउंट इज रिसीव्ड। देखिए ये बात करी हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के अंदर सेक्शन 115A, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया जाएगा कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर के हाथ में। तो क्या है ये दिस इज एग्जम्प्ट, ये सारी की बातें शेयर होल्डर के हैं। 10 लाख की भी कंडीशन नहीं लगी, नहीं तो 10 लाख हम इसमें से माइनस करते 5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं होगा। तो सारा का सारा अमाउंट जो है वो फुल अमाउंट इज रिसीव्ड, कोई किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि भाई पहले ही निचोड़ लिया उसको, कंपनी को निचोड़ लिया उसने, 30% से ज्यादा का जो है उसने क्या ले रखा है उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अच्छा, अब मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, जिसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट। अब देखिए ये किसके हाथ में हो गया? ए के हाथ में। एक्स लिमिटेड को क्या होगा? डीडीटी रेट 30% है, तो 15 लाख का 30% कितना हो गया? 4,50,000। एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% कितना हो गया जी? 54,000। टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना हो गया? 5,04,000। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% 20,160 रुपए। टोटल टैक्स कितना हो गया? 5,24,160। इसका मतलब एक्स लिमिटेड, ये जो डोमेस्टिक कंपनी, हैज टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 5,24,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और मिस्टर ए के हाथ में एग्जम्प्ट, ये देखो ये और ये। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी। ये वाला पॉइंट हम डिस्कस किया। अगर आपको देखा जाए तो इफेक्टिव रेट कितना हुआ? 524,160 15,11 34.944%। बताओ जी, आप हम बोल रहे थे यहां 30%, जबकि इफेक्टिव रेट एक तरह से कितना लगा? 34.944%। जो इफेक्टिव रेट मैं यहां बता रहा था आपको 20.5% 15% के केस में, तो 30% के केस में ये वाला रेट जो है इफेक्टिव होता है। तो मुझे लगता है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E वाला कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया। जो मैंने बताया कि शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, और डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रही है तो गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान उसके ऊपर नहीं हो रहा है। आइए जी, अब दूसरा कंसेप्ट भी इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर राम है हु इज अ रेजिडेंट हैज फॉलोइंग इनकम्स। ठीक है जी, बिजनेस इनकम है उनकी 12 लाख, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है 8 लाख, डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A फ्रॉम एक्स लिमिटेड जो डोमेस्टिक कंपनी है 7 लाख रुपए, एंड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई फ्रॉम वाई लिमिटेड है जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, 13 लाख रुपए उनसे लिया गया है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स इफ मिस्टर राम इज ब्लाइंड। ठीक है जी, अगर ब्लाइंड होता है तो आपको मैं वैसे ही याद करा रहा था, इस सेक्शन 80U के अंदर जो है 1,25,000 की क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। ओके, थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट आपके साथ साथ में होता रहेगा। तो चलिए जी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम। आपको पता है कि ये हम किससे ले रहे हैं? मिस्टर राम है और डोमेस्टिक कंपनी से ले रहे हैं, कुछ फॉरेन कंपनी से, कुछ डोमेस्टिक, मतलब सारी की सारी इनकम्स किससे है? डिविडेंड की इनकम भी साथ में। तो पहला हेड हमारे पास सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो पहले हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन लेते हैं। बिजनेस की इनकम, ये 2 हेडिंग मैंने दे दी है, इनर और आउटर। बिजनेस इनकम 12 लाख है, तो हमने यहां ले ली। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो पहली है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, बिल्कुल डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी मैंने 8 लाख रुपए दे दी। उसके बाद है डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A फ्रॉम एक्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी 7 लाख रुपए, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के अंदर क्या होती है जी? ये एग्जम्प्ट होती है। कहां से देखा था अभी हमने? ये लो जी, आपको प्रूव करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A क्या होता है जी? ये आपकी, क्योंकि उसके ऊपर डीडीटी किसके द्वारा दिया जाता है? कंपनी के द्वारा किया जाता है, और शेयर होल्डर के हाथ में 10 लाख तक जो है वो एग्जम्प्ट होती है, एग्जम्प्ट अप टू 10 लाख। ठीक है जी, तो यहां पे उसकी इनकम कितनी है? 7 लाख है, तो 10 लाख तक एग्जम्प्ट है, खत्म हो गया, इसलिए ये नील आ गया। नेक्स्ट हमारा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E के अंदर जो है वो 13 लाख रुपए है, तो डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E फ्रॉम वाई लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी। तो अब आपको यहां बता देता हूं, ये देखिए
ये हमने पढ़ा भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E के अंदर जो है सारा का सारा अमाउंट कौन देता है, डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और इसके हाथ में क्या होता है, एग्जाम। 10 लाख की एग्जाम्पशन की लिमिट भी नहीं लगती इसके ऊपर, सारा का सारा अमाउंट क्या होता है, एग्जाम। ओके, तो जानबूझ करके मैंने उसमें क्या लिखा है जी, 13 लाख, क्योंकि इससे आपको 10 लाख का जो नॉलेज है वो हो जाए। तो एग्जाम कितना होगा जी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के अंडर 13 लाख, इसलिए ये हो गया नील। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो कितनी होगी जी, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख मैंने आउटर कॉलम में ले गया। आउटर कॉलम में ले जाने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी जी, 20 लाख। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, क्योंकि बीइंग ए ब्लाइंड पर्सन 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाती है उसको, इसलिए टोटल इनकम कितनी होगी, 18,75,000। मिस्टर राम क्या है जी, रेजिडेंट है। और अगर मिस्टर राम रेजिडेंट है तो उस केस में एक तो उसके पास ये बिजनेस इनकम है, और दूसरी जो है एक डिविडेंड फ्रॉम ए किससे है जी, फॉरेन कंपनी। ओके, अब आपको जो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है उसकी बातें भी हमने आपसे डिस्कस करी थी। ये देखो जी, डिविडेंड टू मिस्टर ए एज एन इंडियन फ्रॉम द फॉरेन कंपनी, टैक्स रेट इज एट द स्लैब रेट। स्लैब रेट के ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, तो अब इसका मतलब है दोनों के ऊपर जो है वो कौन सी इनकम्स हैं, वो स्लैब रेट्स वाली इनकम्स। तो 2,50,000 तक नील, 2,50,000 1 से 5 लाख तक 5% से 12,500, 5 लाख से 10 लाख एट द रेट 20% 1 लाख, और 10 लाख 1 से 18,75,000, 8,75,000 का 30% 2,62,500, टोटल किया मैंने 3,75,000। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 15,000, इसलिए टोटल टैक्स पेबल कितना हो गया, 3,90,000। तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू, इस एक्सरसाइज के थ्रू जो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाएगा, हमने कोशिश करी है कि मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो है वो इसमें कवर हो सके। तो इस तरह से अगर आप मुझे इस टैक्स रेट्स की समरी अगर आपको फिर बतानी हो, मान लीजिए कोई क्रैम ही करना चाहता हूं तो मैं, अदरवाइज तो कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है हमने। समरी है कि डिविडेंड इज इट रिसीव फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, ये लो। अगर तो क्वेश्चन आता है, आंसर आता है यस, तो पहले नो की तरफ करते हैं। नो, इसका मतलब है दिस इज ए फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी में हमने अभी अभी डिस्कस किया क्या है, फुली टैक्सेबल होता है, चाहे वो स्लैब रेट है वट एवर इट इज, चाहे वो नॉर्मल रेट है वट एवर इट इज, ठीक है। अच्छा, इज इट रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक, अब ये हो गया यस। इन केस ऑफ एक्चुअल डिविडेंड, डज द एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड 10 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन ये आ गया जी यहाँ पे। अगर वो उसने एक्चुअल डिविडेंड रिसीव किया है तो क्या वो 10 लाख से ज्यादा है? अगर तो आंसर उसका यस आता है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई 10 लाख तक एग्जम्प्ट है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 115 BBDA। हाँ जी, बात समझ आई आपको BBDA उस कंसेप्ट से। टाइम जरूर लग गया लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, नहीं तो रट्टा मारना पड़ता। अच्छा, इन केस ऑफ एक्चुअल डिविडेंड आ गया। दूसरा क्या आ गया, इन केस ऑफ डीम डिविडेंड। सर ये भी पढ़ा हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 22A से लेके E तक। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22A to D, और A to D है तो हम इधर ही मूव कर जाएंगे कि डज द एग्रीगेट इनकम एक्सीड 10 लाख रुपीज, तो उसमें दोबारा से 10 लाख तक और एग्जम्प्ट 10 लाख तक, और ये एग्जम्प्ट। ये देखिए, ये और ये दोनों कवर हो गए, सेम ट्रीटमेंट है, इसलिए हमने उसको सेम ट्रीटमेंट में लिया है। और अगर आंसर उसका नो है, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22E के अंदर है, अलग से किया तो क्या होगा जी, फुली एग्जम्प्ट, उसके ऊपर वो 10 लाख वाली कंडीशन भी नहीं लगेगी, दैट इज अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34। और अगर मान लीजिए कि डज द एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड 10 लाख रुपीज द प्रीवियस ईयर, अगर वो 10 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो उस केस में क्या है, जैसे मैंने 7 लाख का आपको लिया, तो दिस इफ इट इज नो देन इट इज फुली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34। क्लियर है जी बात आपको बात। अब ये थी आपको समरी बना करके, ये समरी तभी समझ आती है अगर आपको वो डिटेल्स डिस्कस हो। डिटेल्स में अगर हम थ्योरेटिकली बात करेंगे तो वो समझ नहीं आती, इसलिए आपको पहले डिटेल में कंसेप्ट समझाना पड़ता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, तब जाकर के आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है वो डिविडेंड से रिलेटेड जो है वो टैक्सेबल होगा। आप डिविडेंड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक नई इनकम के साथ सेक्शन 56 सब सेक्शन 2
जैसे ये डिविडेंड थी उसी के अंडर हम एक नई इनकम के साथ आपके पास पेश हो जाएंगे।